नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम जीआरएम ओवरसीज़ का एक स्टॉक रिव्यू करेंगे। जीआरएम ओवरसीज़ को हम इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि इसका स्टॉक प्राइस पिछले एक साल से काफ़ी कंसिस्टेंटली ऊपर जा रहा है। तो अगर आप जनरल मार्केट में देखो काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस है। इस कंपनी के जो पीयर कॉम्पिटिटर्स हैं उनके स्टॉक प्राइसेस देखोगे तो उसमें बहुत ज़्यादा वॉलेटिलिटी दिखेगी आपको। काफ़ी ज़्यादा ईपीएस ग्रोथ ऊपर नीचे हो रहा है। तो इस कंपनी के कॉम्पिटिटर्स कौन है? इस कंपनी के पेयर कॉम्पिटिटर्स है एलटी फूड्स, केआरबीएल, चमन लाल सेठिया। वो सारे कंपनीज जो ना बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये सारे एक्सपोर्ट ड्रिवन कंपनीज है। 85 to 90% ऑफ द बिजनेस कम्स फ्रॉम एक्सपोर्ट्स। तो मिडल ईस्ट को, यूएस को, रशिया को तो नहीं बट यूएस को, यूरोप को, मिडल ईस्ट को, ये सारे कंपनीज चावल एक्सपोर्ट करते हैं, बासमती एज वेल एज नॉन बासमती राइस एक्सपोर्ट करते हैं। तो जीआरएम ओवरसीज़ में ऐसा क्या अलग हो रहा है जो इसका स्टॉक प्राइस और इसका ईपीएस ग्रोथ इतना सस्टेनेबल दिख रहा है, बल्कि बाकी जो कंपनीज़ है उनका इतना सस्टेनेबल नहीं दिख रहा है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे ये सारे एग्री कमोडिटीज़ हैं। आप राइस की बात कर रहे हो तो आप एग्री कमोडिटीज़ की बात कर रहे हो, और एग्री कमोडिटीज़ के जो बिजनेस साइकिल्स होते हैं वो सिक्लिकल बिजनेस साइकिल्स होते हैं। बट जीआरएम ओवरसीज़ एक स्ट्रक्चरल ग्रोथ कंपनी की तरफ बिहेव कर रहा है। तो थोड़ा कंपनी को समझने की कोशिश करते हैं। तो जब इसका फंडामेंटल एनालिसिस किया मैंने, तो फ्रैंकली स्पीकिंग ये जो चार कंपनीज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसका जो डेटा मिला या फिर इसके जो इंसाइट्स मिले, ये बाकी तीनों कंपनी से काफ़ी ख़राब है जीआरएम ओवरसीज़। तो अगर आप इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखो, एज कम्पेयर टू द अदर थ्री कंपनीज, इट्स वर्स। द ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑफ जीआरएम ओवरसीज़ इज 6%, बट द peer competitors have an operating profit margin of 11%, राइट? बाकी जो तीनों कंपनीज है वो डिविडेंड्स देते हैं, और अच्छा खासा डिविडेंड्स देते हैं। मतलब ये स्मॉल कैप कंपनीज है, 3,000, 5,000, 12,000 मार्केट कैपिटलाइजेशन है इन कंपनीज का, बट दे गिव गुड डिविडेंड्स। बट जीआरएम ओवरसीज़ नेवर गिव्स डिविडेंड्स, राइट? द थर्ड थिंग, इफ यू लुक, जीआरएम ओवरसीज़ का पिछले 5 साल का रिटर्न ऑन इक्विटी वॉज 26%, बट लास्ट ईयर्स रिटर्न ऑफ इक्विटी और लास्ट 1 year's रिटर्न ऑफ इक्विटी इज जस्ट 16%। तो आरओई जो है वो डिसेलरेट हो रहा है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, राइट? सो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड फॉर द लास्ट 5 years was 19%। ये भी डिसेलरेट होके पिछले एक साल में 13% हुआ। वर्किंग कैपिटल साइकिल, मतलब ये लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। वर्किंग कैपिटल साइकिल जो 78 डेज था वो बढ़ के 89 डेज हुआ है। मतलब पहले 78 डेज पैसा फंसा रहता था बिजनेस में, अब 89 डेज पैसा फंसा रहता है बिजनेस में। तो बाकी तीनों कंपनीज के वर्किंग कैपिटल साइकिल एज कम्पेयर टू जीआरएम काफ़ी अच्छे हैं, राइट? डेट टू इक्विटी, ये भी जीआरएम का सबसे ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दी अदर थ्री कंपनीज। बट इस कंपनी में पिछले एक साल में एफआईआईज की होल्डिंग डबल हुई है, राइट? दूसरा, इस कंपनी का जो पी है, मतलब जीआरएम का पी जो है वो 45 का पी है, जबकि बाकी जो इसके पीयर कॉम्पिटिटर्स है उनका पी 12 to 15 के बीच में आ रहा है। एलटी फूड्स एक एक्सेप्शन है, काफ़ी पुरानी कंपनी है, इसका पी करीबन 22 का आ रहा है, बट जीआरएम का पी 42 का पी है। इसको इतना अच्छा पी क्यों दिया जा रहा है, राइट? इसका जो प्रॉफिट्स है, पैट ग्रोथ है पिछले एक साल का, वो 18% है, बट स्टॉक प्राइस, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर जा रहा है। स्टॉक प्राइस वेंट अप बाय 62%। तो ये सारा एक कॉन्टेक्स्ट है, लार्जर कॉन्टेक्स्ट है जीआरएम और इस सेक्टर का। तो ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये क्या हो रहा है? तो इसका आंसर जो है वो उसके बिजनेस मॉडल में है। तो बिजनेस मॉडल मोटा मोटी ये कंपनीज का ऑलमोस्ट सेम है। तो ये लोग क्या करते हैं, चावल जो होता है, पैडी, मतलब चावल नहीं, एंड प्रोडक्ट नहीं, पैडी जो होता है, पैडी राइस जो होता है, वो किसानों से खरीदते हैं। उसको करीबन 18 to 24 मंथ्स स्टोर करते हैं। तो पैडी को जब आप 18 to 24 मंथ्स सर्टन एनवायरनमेंट में स्टोर करते हो तो उसकी क्वालिटी है ना वो अच्छी हो जाती है, और फिर उसको प्रोसेस किया जाता है मिल्स में, पैकेज किया जाता है, और वो बासमती बना के उसको एक्सपोर्ट किया जाता है। तो मोटा मोटी सारों का बिजनेस मॉडल कहीं ना कहीं यहीं पे एक तरह से ब्रॉडर बिजनेस मॉडल है। तो केआरबीएल का बिजनेस मॉडल एक्चुअली यही मॉडल है जो मैंने अभी समझाया। एलटी फूड्स क्या करता है? एलटी फूड्स थोड़ा फॉरवर्ड इंटीग्रेशन कर बैठा है। तो एक्सपोर्ट करने के बाद ये जो भी सऊदी अरेबिया, यूएई जैसे मिडिल ईस्टर्न कंट्रीज़ है, वहाँ पे उसने डिस्ट्रीब्यूशन भी लिया है अपना। तो जो मिडिलमैन का मार्जिन है वो एलटी फूड्स ले लेता है। तो केआरबीएल डिस्ट्रीब्यूशन में नहीं है, वो बस जो मैंने इनिशियल आपको बताया बिजनेस मॉडल उसी में है, राइट? चमन लाल सेठिया जो है वो क्या कर रहा है कि उसने जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन बाकी सारे कंपनीज ने किया है अपने, मतलब मिल्स बना के, उस पर उसने पैसे बचा लिए। तो ये क्या करता है, ये
डायरेक्टली जो सेमी प्रोसेस्ड राइस है वो ही खरीद लेता है, तो ज़्यादा प्रोसेसिंग का खर्चा इसको करना नहीं पड़ता है, बस पैकेजिंग करता है और एक्सपोर्ट कर देता है, और इसका भी कोई डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह नहीं। तो मोटा मोटी सारों का बिजनेस मॉडल सेम ही है, थोड़ा आगे पीछे फॉरवर्ड इंटीग्रेशन बैकवर्ड इंटीग्रेशन सबने किया है, राइट। कुछ ने नहीं किया है, कुछ ने किया है। तो GRM ओवरसीज भी वर्क्स ऑन द सेम बिजनेस मॉडल, बट GRM ओवरसीज पिछले 4 सालों में, पिछले 5 सालों में अपना बिजनेस मॉडल चेंज कर रहा है। तो जो बिजनेस मॉडल की हम बात कर रहे हैं वो एक एग्री कमोडिटी बिजनेस मॉडल है, काफ़ी सिक्लिकल बिजनेस मॉडल में, राइट। इसका सबसे बड़ा फॉल्ट लाइन, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसका वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत लेंदी होता है, क्योंकि आपको राइस करीबन 18 to 24 मंथ्स अपने इन्वेंट्री में उसको रखना पड़ता है, क्योंकि वो तब जाके एक हाई क्वालिटी एंड प्रोडक्ट बनने में ना मदद होता है। तो इसका जो वर्किंग कैपिटल साइकिल बहुत लंबा होता है, जिसकी वजह से कैश बहुत वर्किंग कैपिटल में फंस जाता है। तो इसलिए GRM ओवरसीज़ ने क्या किया है, उसने एक नए बिजनेस में अपने आप को एंट्री दी है, और वो नया बिजनेस एक B2C FMCG बेस्ड कंज्यूमर स्टेपल्स का बिजनेस है। तो सिर्फ ये बल्क B2B बिजनेस नहीं करता है, बट ये पैकेज्ड पल्सेस, पैकेज्ड स्पाइसेस, पैकेज्ड फूड जो है, जो आपको ग्रोसरीज में मिलते हैं, जो पैकेज्ड मिलता है फूड, उस बिजनेस में भी एक तरह से ये जा चुका है या घुस चुका है। तो अभी जो है उसका जो रेवेन्यू को कंट्रीब्यूशन करीबन 18% है, बट अगले 2 सालों में वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 30% तक ये कंट्रीब्यूशन बन जाए रेवेन्यू को। तो इस बिज़नेस की खासियत ये है कि जो मार्जिन्स 6% से 7% के मार्जिन्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, वो बढ़ के करीबन 18% के हो जाएंगे, क्योंकि FMCG ब्रांड है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो आई थिंक 13% का है, वो बढ़ के करीबन 25% का हो जाए। तो इसलिए इसको जो PE मिल रहा है वो 42 का PE मिल रहा है, उसको एक FMCG कंपनी का PE मिल रहा है, ना कि एक एग्री प्रोडक्ट कंपनी का मिल रहा है। तो पिछले 1 साल में जो कंपनी ने फंडिंग भी रेस की है, तो इसके बैलेंस शीट पे डेट भी है, क्योंकि जो भी ये फंडिंग रेस कर रहा है, चाहे फिर वो इक्विटी डाइल्यूट करके रेस कर रहा है या फिर डेट से रेस कर रहा है, वो बिजनेस एक्सपेंशन में इस्तेमाल कर रहा है, ना कि अपने पुराने डेट जो है, डेट है बैलेंस शीट पे, उनको चुकाने में। तो इसका जो 1 साल पहले भी जो फंडिंग हुआ था, तो इट वाज मनी वाज गिवन टू दिस कंपनी बाय FIIs, जो प्राइवेट प्लेसमेंट हुआ था, QIB हुआ था, वो FIIs ने उसको सपोर्ट किया था। तो करीबन 135 करोड़ इस कंपनी पिछले 1 साल में रेस किए हैं, एंड द फोकस ऑफ दिस कंपनी इज़ टू मूव टू एन FMCG मॉडल विच इज़ अ स्ट्रक्चरल ग्रोथ मॉडल rather than the agri-cyclical model that it is on right now। तो अगर किसी को FMCG कंपनीज में इन्वेस्ट करना है, तो अगर आप देखोगे FMCGs का जो PE है वो 40-45 के PE से ज़्यादा ही कंपनीज ट्रेड करती है, बट उनका जो ग्रोथ है दैट इज सिंगल डिजिट। सो इफ यू वांट टू लुक एट अ ग्रोथ कंपनी which is growing at 20% and has a PE of 40-42, then GRM Overseas is something which you can explore. Thank you very much for your time. Take care. Bye bye.